my dear students. So yesterday, as you know that we were doing about uh, atomic structure and chemical bonding. Okay. So in the atomic structure हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्जेस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि किसी भी एटम में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में से ना तो निकल सकते हैं और ना ही उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकल भी सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं जी, ठीक है। अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ी थी, एलिमेंट पढ़ी थी, ठीक है, कि हर चीज के साथ पीरियोडिक टेबल में दो नंबर्स लिखे होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते हैं अगर वो चीज न्यूट्रल है। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ा दो जितना नेगेटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम कर दो। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है जी। कल की क्लास में हम लोग ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, ठीक है। अच्छा, आज हम जो चीज करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द आइसोटोप्स। अच्छा मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पे तीन एटम्स बनाए हैं। किसी भी एटम को देख के हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला जो एटम है ये इस चीज का है? हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, लिथियम का है, सोडियम का है, किस चीज का है, ठीक है जी। तो उसका पता हमें कैसे चलता है? ये प्रोटॉन नंबर को देख के। आप लोगों ने देख लेना कि प्रोटॉन नंबर कितने हैं जी, 1 है। तो पीरियोडिक टेबल पेपर में आपको गिवन होता है, यू ओपन अप द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को ओपन करके और उसमें से देखो कि 1 प्रोटॉन नंबर किसका है, तो वो नॉर्मली हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन यहां पे लिखते हैं कि ये चीज हाइड्रोजन है, ठीक है जी। इसमें प्रोटॉन एक है, इसका भी प्रोटॉन नंबर एक है, प्रोटॉन नंबर एक है। फर्क किस चीज का आ रहा है, चेक करें। न्यूट्रॉन्स का फर्क आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन कोई नहीं है तो न्यूक्लियॉन नंबर कितना बन गया? न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है इनको ऐड करते हैं तो 1 और 0 1। इसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर कितने हैं? 1 एंड 1 2। यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर कितने हैं? 1 एंड 2 3, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों इसी चीज को हम लोग जो है वो आइसोटोप्स कहते हैं। यानी आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर किसी चीज का प्रोटॉन नंबर सेम होगा तो वो कोई सेम एलिमेंट है, ये ज़हन में रखो। यानी अगर आपके पास दो एटम है, ठीक है, दो एटम्स के साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें से छोटा नंबर दोनों का सेम है, तो भाई आंखें बंद करके कह दो कि वो दोनों सेम एलिमेंट है। तो दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्यों सेम एलिमेंट है? क्योंकि सबका प्रोटॉन नंबर एक है, ठीक है जी। देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर सेम, बट देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे आर डिफरेंट। तो इसी चीज को हम लोग आइसोटोप्स का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखने, डेफिनेशन, द एटम्स of same element with different number of neutrons, ठीक है जी।
So the atoms of the same element with different number of neutrons, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। इज इट क्लियर माय डियर? सबको ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा जी, अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है जी, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अक्सर बच्चे इसमें जो है वो गलती कर देते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। या हम यहां पे लिख देते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स। इनमें सिमिलैरिटीज क्या होती है? सिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स, और दूसरा हम लिख देते हैं डिफरेंस ऑफ आइसोटोप्स। इनमें डिफरेंस क्या होते हैं और सिमिलैरिटीज क्या होती हैं जी? कोई मुझे बताएगा कि आइसोटोप्स में क्या चीज सेम होती है? पहली चीज, सबका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, तो पहला पॉइंट लिखने, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, दूसरी चीज बोलिए जी। वेरी गुड, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जी कोई और बताएगा? सेम नंबर ऑफ शेल्स। सेम नंबर ऑफ शेल्स, बिल्कुल ठीक है जी, सेम नंबर ऑफ शेल्स भी लिखते हैं, सेम नंबर ऑफ शेल्स जी। इसके अलावा नहीं, पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनका ग्रुप नंबर सेम होगा, लेकिन जब है ही सेम एलिमेंट तो इसका मतलब है वो तो है ही वही चीज, ग्रुप नंबर क्या सेम होगा? है ही वही चीज, तो ग्रुप नंबर सेम लिखने की जरूरत नहीं है। चौथी जो प्रॉपर्टीज की सेम होती है मेरे बच्चों, वो जरा ध्यान से सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी। ये जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी सपोज करें कि मेरे पास ये एक चीज है, इसने पानी के साथ रिएक्ट करना है, और एक ये चीज है, इसने भी पानी के साथ रिएक्ट करना है। अगर इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल के अंदर सेम होंगे, आखिरी शेल में इनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है जी, तो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। यानी अगर इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक है, तो भाई इन दोनों का पानी के साथ रिएक्शन करवाओ तो एक जैसा होगा। अगर इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका पानी के साथ रिएक्शन करवाओ तो वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज as valence shell electrons are same, क्योंकि इनके आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। दूसरी चीज पे आ गए मेरे बच्चों, डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस तो जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इसका पहला डिफरेंस होता है जी। दूसरा डिफरेंस तो बताएगा डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर जी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है जी, डिफरेंट, एक तो एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर, यानी न्यूक्लियन नंबर, ठीक है जी। और तीसरी चीज इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाता है, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और डेंसिटी भी आ जाती है। ठीक है जी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है जी। जी हाँ हाँ, वो सारा कुछ आ जाता है इसमें।
इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एवरीबॉडी जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। पानी, वाटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो ये पानी का फॉर्मूला है। अब जो हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं ना, उसमें ये हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप होता है, यानी 1 1 1 1। ठीक है जी। लेकिन एक पानी होता है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो उसका 1 2 1 2, उसमें ये दूसरा वाला आइसोटोप होता है। तो अगर पानी के अंदर ये दूसरा वाला हाइड्रोजन वाला आइसोटोप मौजूद हो, तो ऐसे पानी को हम कहते हैं हैवी वाटर। ठीक है जी। और हैवी वाटर की पहचान क्या होती है? अगर आपका कभी किसी गांव में जाने का इत्तेफाक हो, ठीक है, वहां पे आप लोग कपड़े को धोएं, तो उसके ऊपर जो है वो जितनी मर्जी सरफ और साबुन रगड़ रगड़ के मर जाए, झाग नहीं बनेगी। ठीक है जी। और वो पानी पिएंगे तो पेट अक्सर खराब हो जाता है जी। ठीक है, तो वो आपका हैवी वाटर होता है जी। समझ लगी है? तो इससे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे पानी को अगर आप बॉईल भी करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, 100 से अबव होगा। ठीक है जी। और ऐसे पानी को डेंसिटी डेंसिटी भी उसकी भारी होता है, तो उसको और नॉर्मल पानी को अगर मिक्स करो तो ऐसा पानी नीचे जाके जो है वो बैठ जाएगा, जो हैवी वाटर होता है जी। ठीक है जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी डिफरेंट होती हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये चीजें जो है वो इनकी डिफरेंट हो जाती हैं जी। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। अच्छा जी, आपके सिलेबस में एक नई चीज ऐड हुई है इस दफा से, और वो फर्स्ट टाइम आपके पेपर में आने के उसके भरपूर चांस है, पहले बता दूं। ठीक है, ये एक नई चीज जो है वो ऐड हुई है आपके सिलेबस में। ठीक है, और वो मैं चीज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एवरीवन शुड लिसन इट वेरी केयरफुली। ठीक है, पहले ध्यान से सुन ले। एक चीज होती है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा जी, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। दोनों का प्रोटॉन नंबर 17 होता है, लेकिन एक का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 35 होता है और एक का जो है वो 37 होता है। ठीक है जी। अगर हम लोग इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बना के देखें तो कैसे बनाएंगे? इसके प्रोटॉन कितने हैं जी? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? 35 माइनस 17, दैट वुड गिव यू 18। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले भी आ जाए। प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? 27 माइनस 17, दैट वुड गिव यू 20। तो यहां पे 20 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों 27 लिख दिया, 37 लिखना था यार, ये गलती होगी मेरी। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर सेम, और ये दोनों चीजें न्यूट्रल भी हैं, यानी इनके ऊपर चार्ज भी सेम है। ये ना हो कि जनाब एक चीज के ऊपर चार्ज कुछ और, दूसरी चीज पे कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों न्यूट्रल है, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, फर्क कहां पे आ रहा है? न्यूट्रॉन पे। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब मसला ये है भाई, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये 2 आइसोटोप्स हैं, तो हम लोग ये वाला जो क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर है, इसको इस्तेमाल करें कि इसको इस्तेमाल करें? ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग इनका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है मेरे बच्चों कि आप लोग ये क्लोरीन 17 और 35 और दूसरा क्लोरीन 17 और 37, इन दोनों के नहीं, सॉरी, आप लोग जो है वो 100 एटम्स ले लोगे क्लोरीन के, 100।
ठीक है, और उनको गिनना शुरू करोगे कि उसमें से कितने जो है वो 35 वाले हैं और कितने 37 वाले हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि आउट ऑफ एवरी 100 एटम्स 35 वाले जो हैं वो 75 होते हैं जी, और 37 वाले जो है वो 25 होते हैं। तो इसको हम लोग परसेंटेज लिख देते हैं क्योंकि आउट ऑफ 100 हमने किया है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जो है वो इसका एवरेज एआर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका तरीका जो है वो ध्यान से सुन लें कि आप लोगों ने ये जो प्रोटॉन नंबर है, ये वाला सॉरी न्यूक्लियॉन नंबर, एवरेज एआर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? एवरेज एआर, एआर का मतलब एटॉमिक मास, ए आर रिलेटिव एटॉमिक मास, कैसे निकालेंगे? इसका 35 है, ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 75। इसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है? 75, और परसेंट का मतलब होता है ओवर 100। इसी तरीके से इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस जो है वो कितनी है? 37 इंटू 25 ओवर 100, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 35.5। तो अगर पीरियोडिक टेबल में किसी चीज का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो पॉइंट में लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि उसका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन आधा हो गया है, बल्कि इसका मतलब होता है कि उस चीज के आइसोटोप्स थे और उनका हमने एवरेज एआर निकाला है। और एवरेज एआर निकालने का तरीका क्या होता है कि उनकी आपको अबंडेंस पता होती है। इस चीज को हम लोग अबंडेंस कहते हैं कि ये कितनी नेचर में अबंडेंस से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इनकी अबंडेंस को यूज करके और इनके ये एटॉमिक मास को यूज करके हम लोग एवरेज एआर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इसको इसको रब कर दो बच्चों, कैन आई रब दिस वन? यस सर। चलिए जी, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये मैं दे रहा हूं कि क्लोरीन के ये दो आइसोटोप हैं 75 और 35, और 75 और 37। इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस जो है वो 75% है और इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस 25% है। तो इसका एवरेज एआर मुझे निकाल के देंगे कितना बनेगा? बल्कि मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 60% और इसको कर देता हूं 40%। तो एवरेज एआर निकालने के क्या मिलते? शुरू होते हैं। 38.02 सर। कितना आया बेटा? 38.02। 38.02 गलत होगा कासिम। क्यों गलत होगा? क्योंकि एवरेज जो एआर निकलेगा वो इन दोनों के बीच में आएगा भाई। 35 से कम नहीं होगा और 37 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। 35.8 आ रहा है भाई। 35.8 कैसे करेंगे? ये देखें, 35 इंटू ये 60 है ओवर 100, और प्लस ये वाला कितना है 37 इंटू 40 ओवर 100। यहां इसको एक और भी करने का तरीका होता है, आप लोग ये 35 इंटू 60 कर लो, ठीक है जी, और प्लस कर लो 37 इंटू 40, और ये जो अबंडेंस है 60 और 40 इसको ऐड कर लो, कितनी बनी 100, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो फिर भी वही आंसर आएगा। कासिफ साहब गलती का पता चल गया तुम्हें? सर मैंने फिर से किया, हो गया। सही है। बाकी लोगों का नहीं निकला भाई? हमजा, जी सर, सेम निकला है। यही निकला है, चलो वंडरफुल। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है जी, ये 1428, 1429 और 1430, इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस है जी 30%, इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस है जी 40%, और इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस जो है, इसको बल्कि ज्यादा कर देते हैं यार, 60 कर देते हैं, और ये 10% है। तो इसका एवरेज एआर निकाल के देंगे, करिए।
अच्छा जी, अब मैंने उल्टा काम कर दिया है। मैंने आपको एवरेज एआर दे दिया है, इनकी अबंडेंस भी दे दी है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एलिमेंट एक्स है, इसका जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर निकालो कि वो क्या निकलेगा। कम ऑन, उल्टा काम कर दिया है। चेक करते हैं कि कौन दिमाग लगाता है इसमें। ट्वेंटी 28.25 आएगा। ये मैंने चूंकि वैसे ही अपनी तरफ से वैल्यू उठाई थी, तो इसीलिए वो पॉइंट में आंसर आया, अदरवाइज पॉइंट में आना नहीं चाहिए था, वैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन मैंने वैसी वैल्यू सपोज करके उठा ली थी, तो इसीलिए पॉइंट में आया। तो कितना आया? 28.25। तो 28.25 आया। यही आया है सबका? करके दिखा दूं? ये लो जी, करके देख लेते हैं जी। ये निकाल लें। एवरेज एआर की जगह ये लिख दो 29.1। इसका हमें पता नहीं है तो इसको एक्स लिख दो। इसकी कितनी अबंडेंस है? 40। उसके बाद इसकी 29, इसकी कितनी अबंडेंस है? 20। उसके बाद अगला क्या है? 30 इंटू 40 और डिवाइडेड बाय ये सारी अबंडेंस को ऐड कर लो। 40 और 20 60 और 40 100 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू तुम लोगों ने निकालनी है, ठीक है? तो वो कैसे निकालेंगे? ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 29.1 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 40x। ठीक है जी, और ये प्लस हो गया 29 इंटू 20 कितना हो गया? बोलो। 580। 580। और ये वाला 30 इंटू 40 कितना हो गया? 1200। 1200। इनको ऐड कर लो, कितना आ गया जी? 1780। 1780। 1820 17 सर। इसका सम सर, इसका सम 1820 है। सही यही है। 17280 क्या कर रहे हो? इतना बड़ा तो नहीं हो सकता यार। नहीं सर 1780 ही है। अच्छा, ये वाला, ये मल्टीप्लाई करिए जरा, ये क्या आता है? 2910। 2910। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2910 माइनस 1780 इज इक्वल टू 40x। ठीक है जी, इसको माइनस करें, क्या आ गया? 1130। 1130 दैट इज इक्वल टू 40x। ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड कर दो इसको। ठीक है जी, तो 40 यहां से खत्म हो गया, कितना हो गया? 28.25। 28.25। तो ये आपका जो है वो इसका निकला है, ये इसकी वैल्यू। ये मैंने सपोज किया था, इसीलिए ये पॉइंट में निकला है, अदरवाइज पॉइंट में नहीं निकलनी थी। लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है जी, ये वाला रब कर दूं बच्चों? सर अगर पेपर में हमारा आंसर पॉइंट्स में आगे वो गलत यार नहीं आएगा, खुदा की बंदी। मैं कह भी रहा हूं कि मैं आपको इसको याद थोड़ी करके रखा हुआ है। मैंने समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपको फौरी तौर पे बनाया है। ये चीजें पहले पेपर में नहीं आई हुई, आप लोगों को आएंगी। समझ लगी है जी? ये रब कर दूं? अच्छा जी, इसी तरीके से मेरे बच्चों, आप लोगों की दूसरी चीज होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन के भी दो, ये सेकंड आपका आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है जी, दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम होता है 35 और 35, और इनका न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट है। इसका 79 होता है और इसका 81 होता है जी। ठीक है, तो इसको अगर नेचर में 100 एटम्स लेंगे, गिन के देखें, तो इसकी 50% ये निकलेंगे और 50% ये वाले निकलेंगे। ठीक है जी, तो पेपर में ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि ब्रोमीन जो है उसका AR80 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं वो उनकी अबंडेंस सेम है। सेम का मतलब कि उनकी अबंडेंस कह लें या प्रपोर्शन कह लें।
ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब या अबंडेंस का मतलब सेम होता है। ठीक है, दीज टू वर्ड्स यानी इन दोनों के लिए हम लोग वर्ड अबंडेंस भी यूज करते हैं या प्रोपोर्शन वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, प्रोपोर्शन। ठीक है जी, तो अबंडेंस या प्रोपोर्शन ये दो वर्ड जो है वो इन दोनों के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं जी। इज इट क्लियर? तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकाल के देखेंगे तो वो क्या निकलेगा? ठीक है जी, इसका एवरेज एआर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी? बोले 79 इंटू 50 प्लस 81 इंटू 50 और ये टोटल अबंडेंस 50 और 50 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 जो है वो इसका एवरेज एआर जो है वो निकल आएगा। अच्छा जी, अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे बच्चों किसी भी एटम में जितने शेल्स होते हैं उन शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, तो उसके लिए जो है वो कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ। याद रखें कि सबसे पहली चीज, किसी भी एटम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स हैं यानी फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ शेल, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी। ठीक है, और फिफ्थ शेल, इसके अंदर 32। सिक्स्थ शेल, इसमें भी 32। सेवंथ शेल, इसमें भी 32। तो पहले जो 4 शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32, फिर अगले जितने भी शेल्स हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्कूल्स में अक्सर उन्होंने बताया होगा कि फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8 और फिर आगे 8 करके समझाया होगा। ठीक है जी, तो वो रॉन्ग है। वो 8 करके क्यों समझाया था उसकी मैं वजह बताता हूं। उसके साथ साथ 2 रूल्स होते हैं, एक को कहते हैं डुप्लेट रूल और एक को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है जी, डुप्लेट रूल, डुप्लेट ग्रीक का वर्ड है और डुप्लेट का मतलब होता है जी 2। ठीक है, अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल, सॉरी डुप्लेट रूल, अगर किसी चीज में फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो उस पर डुप्लेट रूल अप्लाई होता है। और ये किस किस चीज पे लगता है? हाइड्रोजन पे और हीलियम पे, ये 2 एलिमेंट्स पे ये रूल अप्लाई होता है। एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, ये 2 एलिमेंट्स हैं जिन पे एक ही शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सबके ऊपर जो रूल अप्लाई होता है उसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता है कि एक एटम का फिफ्थ शेल है, फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 अगर आएंगे तो वो कंप्लीट होगा, तब कंप्लीट होगा। अगर उसके पास 32 नहीं है तो 32 से कम कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास पीछे? 18। यानी अगर 18 आ जाए तो वो कंप्लीट नहीं, स्टेबल हो सकता है, स्टेबल। ठीक है जी, और अगर उसके पास 18 भी नहीं है तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल हो सकता है। 8 को हम लोग ऑक्टा कहते हैं, तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता ही 8 है। तो इसीलिए वो आपको स्कूल में 2, 8, 8 करके समझाएगा, लेकिन वो हर एक पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, यहां तक समझ लगी है? तो दोबारा से सुन लो, किसी भी एटम के आखिरी शेल में
जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 अगर सपोज करो कि आने हैं, 32 नहीं है तो उससे पीछे वाले कितने, 18, अगर 18 नहीं है तो उससे पीछे वाले 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए मिनिमम, तो वो एटम स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल, कंप्लीट का वर्ड नहीं कहना कभी भी। 32 अगर होंगे फिफ्थ शेल है, 32 होंगे तब कंप्लीट है। 32 से कम हो गए 18 तो वो कंप्लीट नहीं है, वो स्टेबल है। 18 भी नहीं है तो 8 आ गए हैं तो वो स्टेबल है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखनी है। इसकी तफसील इंशाल्लाह ताला हम लोग कल जो है वो शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।